बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 15 जून 2023 है, दिन है जी थर्सडे जुमेरात का। 477 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी जारी है और उस काउंटर ऑफेंसिव को धक्का लगाने के लिए आज नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स ने सर जोड़ रखे हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जारी है। कुछ अहम फैसले जो अभी तक सामने आए हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूक्रेन के वजीर दिफा भी इस मीटिंग के अंदर शरीक हैं। जब वो इस मीटिंग में शिरकत के लिए मीडिया के सामने आए तो मीडिया नुमाइंदों ने सवाल किया कि भाईजान क्या मांगेंगे, तो यूक्रेन के वजीर दिफा ने क्या जवाब दिया आप कमेंट्स बॉक्स में गैस कर सकते हैं। रशिया ने एक मरतबा फिर से यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स पर हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की हैं। इनकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि रमज़ान कदरोफ के एक टॉप कमांडर जो कि ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं, इन पर हमला किसने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोवा कखोवका डैम पर होने वाले हमले के बाद जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है उसके हवाले से दोनों जानिब से स्टेटमेंट सामने आई हैं। कंबाइन करके आपको बताऊंगा। 28 हलाकतें दोनों अतराफ रिपोर्ट हो चुकी हैं। 18 हलाकतें रशिया ने रिपोर्ट की और 10 हलाकतें यूक्रेन की साइड पर रिपोर्ट की गई हैं। 10,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। फ्लड इफेक्टेड एरियाज से इवैक्यूएशन का अमल अभी तक जारी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ पहुंच चुके हैं यूक्रेन। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का दौरा करेंगे, फ्लड इफेक्टेड एरियाज का दौरा करेंगे, दौरा कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट पर उन्हें मशवरे देंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मीटिंग चेयर की थी। आपको मालूम है कि ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट हो, ज़ैपोरिज़िया रीजन हो या फिर खरसन रीजन हो, ये रशिया के अंडर कंट्रोल है। तो रशिया के सदर ने एक मीटिंग चेयर की थी जिसके बाद जो अलामिया सामने आया उसमें ये बताया गया था कि ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट को कोई ख़तरा नहीं है। जो तालाब है उसको रीफिल करने के लिए भी बंदोबस्त रशिया ने कर रखा है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ जो हैं वो भी अपने तय दौरा करेंगे ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का और मेक श्योर करेंगे कि चीज़ें ज़्यादा ख़राबी की जानिब ना जाएं। और बहुत ज़रूरी है, रशिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़ैपोरिज़िया रीजन के अंदर, खरसन रीजन के अंदर चीज़ें ज़्यादा ख़राबी की जानिब ना जाएं, क्योंकि रशिया ने अनाउंस किया है कि ये 4 रीजन्स भी रशिया के आने वाले इंतख़ाबात में हिस्सा लेने वाले हैं। सितंबर में रशिया के पार्लिमानी इंतख़ाबात हैं जिसके लिए व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, रशिया की जानिब से अनाउंस किया गया कि जो 4 रीजन्स हैं जिन्हें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एज रशिया डिक्लेयर कर चुके हैं, ये भी इंतख़ाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन किस तरह से अभी मुकम्मल तौर पर आपको मालूम है कि जो डोनेट्स्क का रीजन है या फिर खरसन का रीजन है ये मुकम्मल तौर पर रशिया के अंडर कंट्रोल नहीं है और यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी स्टार्ट हो चुका है, जिसको लेकर यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमने अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका रशिया से वापस ले लिया है। एक ऐसा क्लेम जिसको रशिया बहरहाल डिनाई कर रहा है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि हम कामयाबी के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। हमारा जो काउंटर ऑफेंसिव है वो मोमेंटम पकड़ता जा रहा है और हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज 9 ड्रोन हमले यूक्रेन ने क्राइमिया के ऊपर करने की भी कोशिश की, जिन ड्रोन्स को मार गिराया रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने। अब यूक्रेन की जानिब से मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन ने हमला किया था कदरोव के टॉप कमांडर पर, जिसके नतीजे में कदरोव के टॉप कमांडर, जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट सामने आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने मार दिया। लेकिन फिर रशिया ने कंफर्म किया कि कदरोव के टॉप कमांडर जो हैं वो ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा था कि इनकी इंटेलिजेंस किसने शेयर की, इनकी लोकेशन किसने बताई कि टॉप कमांडर कहाँ पर हैं। अब खबरें कुछ इस तरह की सामने आ रही हैं और रशिया के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि कदरोव के टॉप कमांडर की लोकेशन शेयर करने वाला और कोई नहीं बल्कि येवगेनी प्रिगोजिन, वागनर का चीफ था। इसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या है। येवगेनी प्रिगोजिन के हवाले से ये जो कदरोव के टॉप कमांडर हैं, इन्होंने जब अनाउंस किया था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है और वो जिम्मेदारी है बेलगोरोद रीजन को डिफेंड करने की या फिर बखमुत को डिफेंड करने की जिम्मेदारी सौंपी है, ये वीडियो मैसेज जारी करते हुए कदरोव के इस टॉप कमांडर ने
आड़े हाथों लिया था येवगेनी प्रिगोजिन को और ये कहा था कि वीडियो मैसेजेस के थ्रू बातें करना छोड़ दो, क्योंकि प्रिगोजिन की जानिब से कहा गया था कि ये बहुत मुश्किल है, वागनर्स की तरह चेचन्स के लिए बहुत मुश्किल है कि ये बेलगोरोद को या फिर बखमुत को डिफेंड करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इसका जवाब देते हुए इस टॉप कमांडर ने कहा था कि वीडियो मैसेजेस के थ्रू व्लॉगर बनकर बातें करना छोड़ दो, आओ फेस टू फेस बैठते हैं और बैठकर बात करते हैं। यही वजह बताई जा रही है कि येवगेनी प्रिगोजिन ही हो सकते हैं जो कि इस टॉप कमांडर की लोकेशन शेयर कर सकते हैं। खैर अभी ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर कंफर्म नहीं हुई, येवगेनी प्रिगोजिन का इस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रशिया की स्ट्राइक्स का मैं आपको बता दूं, रशिया ने, आपको मालूम है कि ये तीसरा दिन है, लगातार तीसरा दिन है। पहले रोज़ क्या हुआ था, रशिया ने क्रीवी रीह जो यूक्रेन का सेंट्रल रीजन है, इस समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को टारगेट किया था, हैवी स्ट्राइक्स की थी। दूसरे दिन रशिया ने फिर से स्ट्राइक्स की। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ओडेसा हेडलाइंस ग्रैब किए हुए था। गुज़िश्ता जो स्ट्राइक्स हुई, गुज़िश्ता रोज़ जो स्ट्राइक्स थी रशिया की, उनका जो फोकस था वो ओडेसा का रीजन था। आज जो रशिया ने स्ट्राइक्स की, 20 से ज़्यादा ड्रोन हमले थे और 10 से ज़्यादा मिसाइल्स दागे रशिया ने। और इस मरतबा आज जो स्ट्राइक्स हुई, इनमें इन दोनों रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया, क्रीवी रीह को भी और ओडेसा जो रीजन है उसको भी रशिया की स्ट्राइक्स ने टारगेट किया। और कहा जा रहा है कि रशिया के 3 मिसाइल्स जो हैं वो क्रीवी रीह के अंदर एक मरतबा फिर से जाकर उन्होंने टारगेट को हिट किया। इंडस्ट्रियल कोई फैसिलिटी है उसको रशिया के मिसाइल्स ने टारगेट किया। और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि जहां तक ताल्लुक है रशिया के ड्रोन्स का, 20 ड्रोन्स थे अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, और 20 के 20 को यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी किया, बहुत ज़्यादा गुस्से भरा वीडियो मैसेज। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले तो ये जो 2-3 रोज़ रशिया की हैवी किस्म की स्ट्राइक्स हुई, इनकी डिटेल्स यूक्रेन के सदर ने शेयर करते हुए कहा कि 20 के करीब जो हैं वो सिविलियंस मारे गए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए, रशिया रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहा है वगैरह वगैरह, जिस तरह की बात यूक्रेन के सदर करते हैं। उसके बाद यूक्रेन के सदर ने गुस्सा किया, किस पर? यूक्रेन के सदर ने कहा कि रशिया के पास ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं ये तो हमें पता है, लेकिन रशिया मिसाइल्स कैसे बना रहा है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि एक मिसाइल बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, दर्जनों चीज़ें चाहिए जो कि रशिया के पास नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर से ये चीज़ें आती हैं, फिर एक मिसाइल बनाया जाता है जो कि सिविलियंस को टारगेट करने के लिए रशिया इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यूक्रेन के सदर ने कहा कि रशिया को ये चीज़ें प्रोवाइड कौन कर रहा है? हमने रशिया की जो इंडस्ट्री है, जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उस पर मुकम्मल तौर पर हमने सैंक्शंस आयद कर दी हैं और हम अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स से भी दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि रशिया पर मुकम्मल सैंक्शंस आयद की जाएं और रशिया को चोरी छुपे या अलल ऐलान इस तरह की चीज़ें बेचना बंद करें, देना बंद करें, जिसके थ्रू रशिया मिसाइल्स बना रहा है और यूक्रेन पर मिसाइल्स की बारिश कर रहा है। इसके बाद यूक्रेन के सदर ने खिताब किया स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट से। मैं आपको बता दूं, स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक न्यूट्रल स्टेटस अपनाए हुए है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस जंग, इस ऑपरेशन के दौरान स्विट्ज़रलैंड से दरख्वास्त की थी कि आपका फ़लाना असलहा या फ़लाँ असलहा हम यूक्रेन को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप हमें इजाज़त दें। तो स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामान ने इजाज़त नहीं दी थी। तो यूक्रेन के सदर ने आज स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामान से खिताब करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी आपका जो असलहा दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ के पास है, एटलीस्ट आप उन्हें इजाज़त दें कि वो असलहा मुझे प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद यूक्रेन के सदर ने तमाम अपने एलाइज और पार्टनर्स से दरख्वास्त की कि एक तो रशिया को जो मिसाइल इंडस्ट्री है उसकी वो चलाने के लिए आप मदद इमदाद देना बंद करें, रशिया पर मुकम्मल सैंक्शंस आयद करें, और दूसरा भर भर कर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करें। नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान जब यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर इस मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे तो मीडिया नुमाइंदों ने सवाल किया कि क्या मांगने आए हैं, तो क्या जवाब दिया यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। About the so-called bird coalition or fighter jet coalition. You know that previous time I was there to show some with a symbol of the fighter jet. So today we got the commitment of our partners that training courses will start and we will build up together construction of this consortium of fighter jets. It will start with the F-16.
with the Netherlands and Denmark as the leaders, and other countries will join. And also we heard good news from our Sweden partners also that we will have the options to testing, just testing their capabilities also. So as you know, we have tank coalition, air defense coalition, artillery family, MLRS family, and that's why I'm absolutely sure that we will have birds coalition. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के वज़ीर दिफा की, जिन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि पिछली दफ़ा जब पिछली मीटिंग के अंदर मैं आया था तो मैंने आपको पॉकेट स्क्वायर निकालकर, रुमाल अपनी जेब में से निकाल कर दिखाया था, उसके ऊपर F-16 बना हुआ था। इस मरतबा मुख्तलिफ ये है, यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारे एलाइज, हमारे दोस्त हमें F-16 पर ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं और बहुत जल्द F-16 पर हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग का आगाज़ हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली यूक्रेन को आने वाले चंद महीनों में F-16 फाइटर जेट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादियों की जानिब से रशिया की सख्त वार्निंग के बावजूद आपको मालूम है कि F-16 कोई आम धाम फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर हथियार भी कैरी कर सकता है। और रशिया ने वार्निंग देते हुए कहा कि यूक्रेन के हाथ अगर F-16 लग गया तो ये एक बड़ी जंग का बाइस भी हो सकता है कि इस तनाज़े को इस लेवल पर ले आएगा। इस लेवल का हथियार अगर इसे मिल गया तो इस तनाज़े को इस लेवल पर ले आएगा कि एक बड़ी जंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। उन वार्निंग्स के बावजूद ना सिर्फ F-16 फाइटर जेट्स, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग के दौरान जो लॉयड ऑस्टिन हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कहा कि डिग डीपर, मज़ीद डीप जाना पड़ेगा, हमें मज़ीद मदद इमदाद के ऐलानात, ना सिर्फ मदद इमदाद के ऐलानात बल्कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ऑर्डर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा असलहा, गोला बारूद बनाएं, क्योंकि ये जंग बहुत ज़्यादा तवील भी जा सकती है। और ऐलानात जो सामने आए हैं, 9000 राउंड्स का ऐलान किया गया है नॉर्वे और डेनमार्क की जानिब से, अमेरिका की जानिब से 300 मिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान किया जा चुका है। इस मीटिंग के आगाज़ से कबल यूके की जानिब से भी असलहा, गोला बारूद और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान किया गया है। ना सिर्फ यूके बल्कि अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दरख्वास्त पर मज़ीद एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान किया है, जिस पर यूक्रेन के सदर ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स और यूरोपियन कंट्रीज़ का। ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि जापान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है कि जापान बातचीत कर रहा है अमेरिका से। अमेरिका को जापान लीथल वेपन प्रोवाइड करेगा और फिर अमेरिका यूक्रेन को वो वेपन प्रोवाइड करेगा, यानी कि डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट जापान मदद करना चाहता है यूक्रेन की असलहे, गोले बारूद से। चाइना की वार्निंग के बावजूद जापान ने ये सलूशन निकाला है कि मैं डायरेक्ट मदद नहीं करता यूक्रेन की, बल्कि इनडायरेक्ट मदद कर लेता हूँ। जापान की इस मदद के साथ इंडो पैसिफिक का अमन मज़ीद ख़राबी की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यूरोप की जंग के अंदर ये जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, वो मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हुई दिखाई दे रही है। इंडो पैसिफिक के अंदर से जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो ख़बरें कुछ अच्छी नहीं हैं। इंडो पैसिफिक का जो माहौल है वो भी रूस और यूक्रेन की जंग और उससे भी ज़्यादा जापान जैसे ममालिक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंडो पैसिफिक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।